नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक भारद्वाज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो फर्स्ट यूनिट दी हुई है उसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एंशियंट इंडियाज डेटा आर्किटेक्चर की। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आज से पहले मतलब ये जो नई जनरेशन है और यहाँ जो डेटाबेस का यूज होता है। एक तो डेटाबेस होता क्या है, जितना भी डिजिटल आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए एक राइड बुक करी, आप रैपिडो से कहीं जा रहे हैं, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने किसी को मैसेज किया, आपने कोई चैटिंग की, आपने लाइक किया किसी के पोस्ट को, ये सब डेटा को जनरेट कर रहा है। अब इसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बना उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है उसको डीबीएमएस। अब हम चलते हैं हमारे एंशियंट काल में और वहां पर किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता था ये बताया जा रहा है। और आप स्लाइड में देख रहे हैं वैदिक लिटरेचर्स को हम कैसे हैंडल करते थे, क्या उसकी प्रोसेस होती थी। टेम्पल आर्काइव्स, टेम्पल्स की जानकारी, कब कब बना, किस सन में बना, कौन कौन उसके पुजारी थे, क्या डेटा था, कब उसमें कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, उसमें जो दानदाता होते थे उनकी डिक्शनरी बनाना, पूरा डेटा कलेक्ट करना, और अर्थशास्त्र के रिकॉर्ड। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आप डीबीएमएस देख रहे हैं, ये सब हमने जो फॉर्मूले उठाए हैं ये हमने हमारे वैदिक काल से, पुराने समय से उठाए हैं। और जो इंडेक्सिंग होती थी, जिसमें हम निकाल कर लाते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, किस क्रम में रखी है, वो सभी आज हम क्वेरी और टेबल के फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हमने दो कालों को कंपेयर किया है। एक मॉडर्न डीबीएमएस के कंसेप्ट क्या है, वो आप बहुत बेहतरी से समझेंगे जब हम अगला यूनिट लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड क्या होते थे, पारंपरिक मेथड क्या होते थे। और ये दोनों आप कंपैरिजन के फॉर्म में देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं इसको पढ़ के आपको दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन स्कीम्स इन वैदिक इंडाइसिस, हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि ये आपको पता ही होगा, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में नॉलेज, ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा गहना था, और उसी के आधार पर हमारी संस्कृति चलती हुई आई है। उस पर काम कैसे होता था, एक हिरार्किकल फॉर्म में एक स्टेप होती थी, उसके नीचे उसके सब स्टेप होते थे, और उनके आधार पर काम किया जाता था। वही कंसेप्ट आज हिरार्किकल डेटाबेस कहलाता है, एंटिटी रिलेशंस कहलाता है। जब आप किसी भी सोशल मीडिया पे कह लें, या आप यूट्यूब पर जिस पर आप अभी पढ़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको आने के लिए कोई क्वेरी डालनी होती है। जब आप सर्च बार में जाते हैं तो आप टॉपिक का नाम डालते हैं और रेलेवेंट नाम डालते हैं। रेलेवेंट नाम डालने से होता यह है कि जो हमारे पास ज्ञान कोश है, उस ज्ञान कोश में से आपके शब्दों को उठाया जाता है, और जो शब्द मिल रहे होते हैं उसी को यहाँ पर कहा गया है हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। आपका समय बचेगा। पुराने समय में यही होता था कि जब आप बताते थे कि हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी पुस्तक के बारे में पढ़ना है, तो वहां की लाइब्रेरीज में वो इस क्रम में रखी जाती थी कि आपका समय जो है बिल्कुल बर्बाद ना हो। जैसे कि मान लीजिए कला संकाय की अलग एक डिक्शनरी बनाई गई है, या वाणिज्य संकाय की अलग डिक्शनरी बनाई गई है, विज्ञान की अलग बनाई गई है, तो सीधा छात्र जिस भी संवर्ग का होता था वहां जाता था और अपना काम कर लेता था। इसी के साथ आप देख रहे हैं क्रॉस रेफरेंसिंग दी गई थी, जिसको हम फॉरेन की कहते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपका नाम, आपकी जो छात्रा, जो दोस्त सहेलियां हैं, उनके नाम सेम हो सकते हैं, माता पिताजी के नाम भी सेम होते हैं। इसीलिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने क्या किया, आपको एक रोल नंबर देना शुरू किया, आपको एक एनरोलमेंट नंबर देना शुरू किया, जिससे आप जितने साल उस विद्यालय में, महाविद्यालय में रहती हैं, उतने दिन तक आप उस नंबर से जानी जाती हैं। उसी को यहाँ पर कहा गया है फॉरेन की रिलेशनशिप, जिसमें कि उस नंबर को, जब रोल नंबर को डाला जाएगा, तब आपकी पूरी जानकारी, आप किस विषय की हैं, आप क्या पढ़ रही हैं, आपका मेजर क्या है, माइनर क्या है, जो आप एनईपी में देख रहे हैं, वो सभी आपको उस रोल नंबर के माध्यम से जो है पता चल जाएगा। मेटा डेटा टैग इन मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग, मेटा डेटा मैनेजमेंट आज के जमाने में कहा जाता है। ये होता क्या है, आप इसको सिंपल सा फॉर्म में ले लीजिए। जब आप कोई फोटो अपलोड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप उससे संबंधित कुछ हैशटैग लगाते हैं। जैसे न्यू ईयर आ गया है तो आप न्यू ईयर के लगाने वाले हैं, रील्स लिखते हैं, शॉर्ट्स लिखते हैं, आप कहीं फेमस जगह पर जाते हैं तो आप उसका नाम हैशटैग के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसको कहा जाता है कि जो डेटा मैं सिस्टम पर अपलोड कर रहा हूं, उसकी अधिक जानकारी क्या है, उसी को कहा गया है मेटा डेटा।
इसी के साथ यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज जो आज के जमाने में यूज की जाती है, और पहले किया जाता था क्वेरी सिस्टम वाया स्कॉलरली डिबेट्स। पहले क्या होता था कि सारी कक्षाएं जो है गुरुकुल में आश्रमों में लगती थी, वहां पर बैठकर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चाएं होती थी, और वहां पर एक संवर्ग के तहत बांट दिया जाता था कि आपको इस डिबेट में इस टॉपिक पर ये विषय बोलने हैं, आपको इस टॉपिक पर ये विषय बोलने हैं। और उससे पारंगत होकर जब अगला कोई नवागत छात्र छात्राएं वहां आती थी, तो उन्हें बताया जाता था कि आपको पर्टिकुलर इनके पास जाना है और आपको संपूर्ण जानकारी उस विषय की उनके पास मिल जाएगी। इसी के साथ जो एसेट प्रॉपर्टीज हैं वो एडवांस फीचर हैं डीबीएमएस के, जो कि आपको अगली स्लाइड में पता चलेगी। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, अब आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम बताएंगे। आयुर्वेदिक नॉलेज मैनेजमेंट जब होता था, ये उसके 4 पॉइंट हैं। ट्रेडिशनल स्टोरेज किस तरह से किया जाता था, ये चरक संहिता किस सिस्टमेटिक ढंग से उसको इस्तेमाल किया जाता था और उसको दूसरों को बताया जाता था। क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन जो होता था कि हम कैटेगरी वाइज चीजों को बांट देते थे ताकि हमारा समय बचे। डिसीज ग्रुप्ड बाय, जो हमें जो जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, उसके सिम्टम्स का पता लगाना और उसके ऊपर पर्टिकुलर वो इलाज किस तरीके से दिया जाता था, ये सब पहले से डिस्क्राइब था। आज आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आते हैं और जब आप फिल्टर लगाते हैं और आप अपनी उम्र बताते हैं, आपके सिम्टम्स बताते हैं, तो तुरंत नीचे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन के टाइप तौर पर कुछ चीजें आ जाती हैं, और वही वैदिक कालों से, पुराने काल से उठाकर और आज हमारे डीबीएमएस में आपको दिखाया जाता है। इसके साथ मॉडर्न डेटाबेस एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, डिजिटल आयुर्वेदा डेटाबेस। अब जब हम और एडवांस हो गए हैं इस फील्ड में, तो हमने ये सारी चीजें क्या कर ली हैं, इनका डिजिटलाइजेशन कर दिया है। और इससे हमें फायदा क्या हुआ है कि अब हमारे साथ रिमोटली ये चीजें चलती हैं, और हम कहीं भी हों, हम डॉक्टर के पास हों, हॉस्पिटल में हों, जैसा कि आप लोगों को पता है आभा आईडीज जो बनती हैं, वो इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि एक नंबर के साथ आपके डेटा को रिलेट कर दिया जाए और पूरा एक हिस्ट्री आपका साथ चले, ताकि प्रिस्क्रिप्शन देते समय या डॉक्टर बदलते समय आपको आसानी रहे कि आपके साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री साथ चल रही होती है आभा आईडी के तौर पे। क्वेरीज और रिट्रीवल हो गया, वही सीधी सी बात है, आपने फिल्टर लगाया कि हम यहाँ यहाँ गए हैं और हमें पर्टिकुलर इस चीज की जरूरत है, इनको कहा जाता है क्वेरी। और रिट्रीवल होता है कि उससे संबंधित चीजें डेटाबेस आपको आपके जैसे गूगल पेज हुआ या एप्लीकेशन पेज हुआ उस पर दिखाता है, और इसी को कहा जाता है क्वेरीज एंड रिट्रीवल्स। अब आप देख पा रहे होंगे डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, हम नंबर्स में आपको बताते हैं। पहले की जो चीजें थी उन्हें डिजिटलाइज करने के लिए, और वो रन किस तरीके से कर रही हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 5 मिलियन प्लस मैन्युस्क्रिप्ट का कैटलॉग रेडी कर लिया गया है, 50 लाख। इसी के साथ 80 से ज्यादा भाषाएं हैं जिनको प्रिजर्व करके डेटाबेस के फॉर्म में हमने उसको रख लिया है। 10,000 से ज्यादा सर्चेस डेली होते हैं, जो कि हमारे पुरानी जो कल्चर थे, सभ्यताएं थी, उनके ऊपर 10,000 से ज्यादा क्वेरीज रोज होती हैं। 3000% एक्सेस इंक्रीज हुआ है 2015 के बाद से। ग्रोथ इन रिसर्च एक्सेसिबिलिटी इन डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स। अब लगभग लगभग हमारी सारी चीजें जो वैदिक काल से चली आ रही थी उनको डिजिटलाइज करने के लिए ये सारे नंबर्स आप देख पा रहे हैं। ये जैसा डिजिटलाइजेशन का और फॉर्म आप देखें, एप्लीकेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, और उनका एक ही डर ये होता था कि एक समय के बाद जो है उनकी जो क्वालिटी होती थी उसमें थोड़े बदलाव आते थे, और उनको प्रिजर्व करने के लिए डेटाबेस से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग की गई है उनके मेटा डेटा के बारे में, ताकि वो प्रिजर्व रहे और आने वाली पीढ़ियां उसको अपने कह सकते हैं वन क्लिक पर सारी चीजों को पढ़ सके। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, संस्कृत भाषा जो है आधार रही है बहुत समय से, और उसके उसका जो ग्रामर होता था, ट्रांसलेशन होता था, वर्ड्स के सेगमेंटेशंस होते थे, उनको डिजिटलाइज कर लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन अब एआई के दौर में वो इतनी आसान हो गई है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आप देख पा रहे हैं, उसकी मदद से हमने संस्कृत भाषा की भी जो लिपियां थी उनको क्या कर लिया है, डिजिटलाइज कर लिया है। हेरिटेज प्रिजर्वेशन, हमारे जितने भी पुरातत्व समय के जो मंदिर थे और जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि हम कल्चरल हेरिटेज, उनको प्रिजर्व करने का काम डेटाबेस के तौर पे कर लिया गया है। और अब आप देखते हैं क्यूआर कोड का जमाना है, स्कैन कर लिया जाता है डेटा को और एक क्लिक में सारी जानकारी आपके मोबाइल फोन में होती है।
और इससे फायदा ये होता है कि जब आप कहीं जाते हैं और उसकी जानकारी पढ़ते हैं, उसका इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत जल्दी वो जानकारी खुद से मिल जाएगी। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आप जिस भाषा में उसका अर्थ निकालना चाहते हैं उसको ट्रांसलेट कीजिए। हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, आप जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं आपको वो पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके बाद नॉलेज नेटवर्क, लिंकिंग रिलेटेड कंसेप्ट अक्रॉस टेक्स्ट यूजिंग ग्राफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। ग्राफ डेटाबेस स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि जितना ज्यादा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारा होगा उतना ज्यादा हमारा ध्यान केंद्रित होगा और हमारा दिमाग उनको रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हमारा जन्म तो उस समय नहीं हुआ था, लेकिन हम एक विजुअलाइजेशन के तौर पे देख पाएंगे कि उस समय किस किस तरीके से चीजें चलती थी और किस तरीके से हमारी शिक्षा आगे बढ़ती थी। ये आप देख पा रहे होंगे केस स्टडी रेडी की गई है जो कि संस्कृत के हेरिटेज डेटाबेस को बताती है। यहाँ पर मेटा टैग है, बुक्स है, रेफरेंसिंग है, रिसर्चेस है और उनका नंबर दे रखा है जो आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम नंबर पर आ जाते हैं तो हमें चीज़ों को याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे एथिक्स पर, क्योंकि एथिक्स ही सब कुछ है। और जिसे हम रूल बुक कहते हैं, तो डेटाबेस कैसे काम करता था, ये कंपेयर मॉडल है, आप देख पा रहे होंगे। ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स क्या थे और मॉडर्न डीबीएमएस की सिक्योरिटीज जो है। सत्य, ट्रुथफुलनेस, जिसको आज हम डेटा एक्यूरेसी और वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन उस समय सत्य के आधार पे होती थी और इस समय हम उसको वैलिडेट करते हैं, ये डेटाबेस का एक फॉर्म है। नॉन स्टीलिंग, असत्य, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है और डिजिटलाइज होने के बाद अब कुछ ऐसी चीजें भी आ गई हैं जिनसे हमें बचना है। उस समय असत्य जो फॉर्म होता था उसको आज हम यहाँ अनऑथराइज्ड एक्सेस कह रहे हैं। अहिंसा, नॉन हार्म, प्राइवेसी के सेफगार्ड्स, आपको कहा जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं, पासवर्ड बदलते रहें, ये डेटाबेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। अपरिहार्य ग्रह, ओपन नॉलेज शेयरिंग। ओपन नॉलेज शेयरिंग ये हो गया है कि टेक्निकल उसमें अगर आप घर में आपके कोई फोन चला रहा है, कोई सीनियर है या आपके दोस्त है, कोई नॉलेज आपने गेन की है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो नॉलेज आप उसको दें ताकि वो ऐसे अनऑथराइज एक्सेस से जो है बच सके। ये लर्निंग आउटकम्स हैं। जब आप इस यूनिट को पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमारे क्या थे, ये मुख्य आधार है आपकी इस यूनिट का। कंसेप्चुअल ब्रिजेस, पहले के सिस्टम को आज से कैसे लिंक किया गया, कैसे जोड़ा गया और कैसे अब हम इतने एडवांस हो गए हैं कि एक क्लिक में हम वो संपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं जिनको निकालने में पहले महीनों हफ्तों लग जाते थे। कल्चरल एप्रिसिएशन, हम वैल्यू करना, हम वैल्यू कैसे समझ सकते हैं कि पुराने समय में जो चीजें थी उनका क्या महत्व था, और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आज भी जुड़ी हुई हैं, बस उनको धीरे 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 करके वो हमसे छुपती जा रही थी। लेकिन इस यूनिट ने आपको ये बताया है कि उस आधार को लेकर ही हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है। वो कंप्यूटर विषय भी उससे अछूता नहीं है, उसमें भी जो डेटाबेस है वो हम पुराने समय से ही लेकर आए हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अप्लाई करना उस चीज को, आज आप लाइब्रेरी देखते हैं, ई लाइब्रेरीज आ गई हैं और ई लाइब्रेरीज का मतलब ये है कि हजारों लाखों बुक आपके मोबाइल फोन के, आप जिस सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर अपलोड है। और अब आपको फिजिकली उस लाइब्रेरी में जाने के लिए समय हो या ना हो, लेकिन आप उस ही फॉर्मूले को, उस संदर्भ को ही आप अपने पीडीएफ के माध्यम से घरों में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अभी हमने ये फर्स्ट यूनिट में जितना भी एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम डीबीएमएस के बारे में पढ़ा, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि आप जब उस पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे तो आपको जो फायदे होंगे, जो सारांश के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, इसमें एंशियंट इंडियन सिस्टम, पायोनियर्ड स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन और सबसे महत्वपूर्ण था रिट्रीवल। मॉडर्न रिलेवेंस क्या है, हम उसको जोड़कर जब चल रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और रिलेवेंस, आज हम जो काम कर रहे हैं वो पुराने समय में कैसे किया जाता था, ये आपको इस यूनिट में पढ़ने मिलेगा। एक्टिव डिजिटाइजेशन क्या होता है, हम अपने डेटाबेस को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, आप भी कोई डेटाबेस बना रहे हैं उसको प्रिजर्व करने के तरीके क्या हैं वो आपने इसमें पढ़े। Ethical framework, Dharma principles offer timeless guidance for responsible data management and security practices. आप जब डिजिटलाइज करेंगे किन्हीं चीजों को तो वो पब्लिकली जाती हैं, उनको किन प्रिंसिपल्स के आधार पर आपको सुरक्षित रखना है, आपके डेटा को भी अपने आप को भी, ये आप इस जो है यूनिट में पढ़ेंगे। एजुकेशनल वैल्यूज इंटीग्रेट करते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम को
कंप्यूटराइज, क्योंकि एडवांस जो मॉडल्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, उससे इंटीग्रेट करते हुए आप ये पाएंगे कि फॉर्मूले तो वही थे, बस उनका रूप बदल गया है। तो देखा आपने, हमने ये जो यूनिट पढ़ी है ये कितनी ज्यादा खूबसूरत